आप भारत को कैसे देखते हैं, अमेरिका को कैसे देखते हैं, पाकिस्तान को कैसे देखते हैं? हिंदू के पत्नी के सामने उन्होंने एक एक को मारा, उन्हें बदला नहीं ले सके। शुरुआत हुई परंतु ट्रंप आ गया तो उन्होंने रोक दी। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए था। दुनिया के 2/3 देश लगभग ऐसे थे जिस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया। तो जब सब पर लगाया गया तो भारत को अलग से ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए? वही उनको पता है कि जिस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा फिर हमें सबको झुकना पड़ेगा। कि आज के दौर में अगर कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर अकाउंट कुछ भी ऐसा करे जो सरकार विरोधी प्रतीत भी होता हो, उसे रातों रात किसी ना किसी कानून के चलते रोक देने का माहौल रहता है। मैं जानता हूँ। लेकिन आप बेबाक तरीके से बोल पाते हैं, वो रेमेडी क्या है? मतलब देखिए, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ परंतु मैं अपने को ब्राह्मण समझता हूँ। ब्राह्मण का क्या है, लंगोटी पहन करके वो जाकर सरकार को गिरा देंगे और वो कोई रोक नहीं सका है। तो मैं किस कारण से किसी के सामने झुकूं? मोदी को तो मुझे पता है कि जब मैं आरएसएस के मीटिंग्स करते थे उसमें ये आकर मेरा गाड़ी ये चलाते थे, वहाँ से जानता हूँ उनको। आपकी नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है सर? हिंदू तो वो है जो मुसलमान जैसे ये होना ऐसा नहीं है। आप हिंदू हैं, इसके 5 गुण ऐसे जिससे कि लोग इसको रिलेट कर पाएं कि हिंदुओं में ये होना चाहिए। एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, दूसरा आप किसी से डरना नहीं चाहिए, तीसरा है सरकार टैक्स कलेक्ट करके अस्पताल, रोड, अच्छा, बिजली, पानी, अच्छा, सेंट्रल स्पॉन्सर अरे आपका तो बड़ा विश्वास है। दिखता आप है। अबॉलिश कर दो और कह दो कि हम होटल बनाने चाहिए तो थोड़ा दान दे दो, सब दे देंगे। ये टैक्स वैक्स सब हटा दो। 2G का मामला हो, नेशनल हेराल्ड मामला हो, राम सेतु मामला हो, इन सब में आपने पक्ष रखा है न्यायालय के सामने। जब मैं आपका एकेडमिक्स ढूंढने निकला तो मुझे वहाँ जानकारी नहीं मिली। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुकवाया, अगर वो चलता रहता तो 35 मिलियन लोगों की लाइफ स्टेक पर होती। तो क्या हमारी तो कितने बिलियंस हैं, उसमें मिलियंस की बात कर रहे हो। 2022 से पॉलिटिक्स में आपके पास पद नहीं है, राजनीति पद के अभाव में आप सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। हाल ही में यूजीसी का मामला बहुत हाईलाइटेड रहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? मैं कुछ 10 राजनेताओं के नाम लूंगा, उन पर आपका 1 शॉट स्टेटमेंट। जैसे प्रधानमंत्री मोदी, 1 लाइनर आंसर क्या है? ओके, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ। नमस्कार सर, मेरा नाम अंकित अवस्थी है। मैं आपको बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ और सुनने की बड़ी वजह है कि मैं आज के दौर में खबरें पढ़ाता हूँ। मैं IIT कानपुर से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त किया हूँ। राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में कुछ वक्त तक मैंने सेवाएं दी हैं और लंबे समय से UPSC स्टेट PCS के लिए पढ़ाता रहा। आजकल केवल खबरों का एनालिसिस करता हूँ जी। इन शॉर्ट, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे क्या है उसे डिकोड करने का प्रयास करता रहता हूँ। वर्तमान समय में हमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से फॉलो करते हैं और प्रतिदिन लगभग 30 से 40 लाख लोग मुझे सुनते हैं। आज मुलाकात मेरी आपसे एक न्यूज़ समझाने वाले की न्यूज़ बनाने वाले से लेकर है। तो इस कड़ी में मेरे जो आपसे सवाल रहेंगे वो एक शिक्षक की तरह रहेंगे, उस विषय पर रहेंगे कि आपसे मैं ये समझ पाऊँ कि इन जो बातें आप बोलते हैं उन्हें आप कैसे समझते हैं और आप उन्हें कैसे हमारी ऑडियंस को समझाते हैं। सर, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था मुझे कुछ तथ्य मिले, मैं आपके सामने उन्हें वापस से बोल रहा हूँ। मुझे जानकारी मिली कि आपने शुरुआती पढ़ाई स्नातक स्तर की DU से की, आपने ISI जो कोलकाता है वहाँ से आपने मास्टर्स किया, उसके बाद आपने हार्वर्ड से भी पढ़ाई की। इन पढ़ाई के बाद में आपने हार्वर्ड में पढ़ाया भी, आप IIT दिल्ली में भी पढ़ाए और जब मैं आगे गया तो पता चला कि आप 6 बार संसद में रहे हैं, सांसद की भूमिका में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री की भूमिका में रहे हैं और डीप डाइव गया तो पता चला कि आपने देश के बहुत अहम मुद्दों में पक्ष रखा है, न्यायालय के सामने एज ए वकालत करते हुए वकील रखा है। मेरा पहला सवाल आपसे है, आप शिक्षक रहे, राजनेता रहे और वकील रहे, आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं? हम तो हिंदुस्तानी हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या सोचूं। मैं जो मेरी
दिलचस्पी थी उसके अनुसार मैंने किया था। या कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ मुझे खर्च नहीं करना था, जैसे लॉ है, लॉ में लॉयर्स को रखेंगे तो खर्च होगा मेरा, तो मैंने खुद मैंने लॉ तो पढ़ा नहीं, परंतु धीरे धीरे ग्रहण किया और उस पर बोलने लगे। कोई आज तो कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है कि मैं लॉ नहीं पढ़ा हूँ। हाँ, ये जब मैं रिसर्च कर रहा था तो ये जानकारी जुटाया कि आपने देश के बहुत सारे बड़े मुद्दे, जैसे 2G का मामला हो, नेशनल हेराल्ड मामला हो, राम सेतु मामला हो, इन सब में आपने पक्ष रखा है न्यायालय के सामने। जब मैं आपका एकेडमिक्स ढूंढने निकला तो मुझे वहाँ जानकारी नहीं मिली। फिर मैं थोड़ा और डीप डाइव किया तो मुझे एडवोकेट लॉ 1961 की जानकारी मिली, जिसके तहत न्यायालय परमिशन देता है। आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताएं तो उन्हें मतलब अपडेशन होगा कि ऐसा वो भी कर सकते हैं। हाँ, कोई भी कर सकता है, सिर्फ पढ़ना ग्रह है नहीं, एक विश्वास के साथ पढ़ना चाहिए कि डरना नहीं चाहिए। और जो बातें हैं जहाँ तक लॉ है वो तो बहुत संगठित रूप से किताबों में है। मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करें और उस पढ़ाई में सीखें, फिर लॉ की डिग्री लेकर आकर काम करें, ये अनावश्यक है। ठीक है, आपके साथ चूंकि एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत सारा जुड़ा था, आपने हार्वर्ड में पढ़ाया, IIT दिल्ली में पढ़ाया। पढ़ाने के दौरान जब मैंने विषय तलाशा तो जानकारी मिली कि आपने अर्थशास्त्र में बहुत रुचि रखी है। सर, अर्थशास्त्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति को आज के समय में जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, इन विषयों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा। मैं अपने आज की वार्ता को 2 प्रमुख विषयों पर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस मुझे सुनती है वो राजनीति में भू राजनीति के लिए आजकल बहुत ज़्यादा सुन रही है और अर्थव्यवस्था को लेकर के कि बाजार कैसे चल रहे हैं उस पर सुन रही है। तो हम अपनी पूरी वार्ता को 2 भागों में शुरुआत में बांटते हुए चलते हैं। शुरुआत में हम भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स से चर्चा शुरू करते हैं। सर, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप भारत को कैसे देखते हैं, अमेरिका को कैसे देखते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। पाकिस्तान को कैसे देखते हैं, पश्चिम एशिया को कैसे देखते हैं। शुरुआत सबसे पहले यही कि आप ट्रंप को कैसे देखते हैं। उसको देखना मुश्किल है, परंतु मैं कहूँगा कि उसकी जो वहाँ की राष्ट्रपति बने वो तो 2 बार बने हैं और उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि वहाँ 2 ही बार कर सकते हैं। और उनका एक अहम भाव बहुत है और इसीलिए वो जो उसके मन में आती करता है। लेकिन उसमें उसने कई ऐसे चीज़ें की है जो दूसरे लोग नहीं करते। जैसे चले गए और एक देश की नष्ट कर दिया और उसके बाद उसी देश को मदद की और उसको बनाया। और कभी इंडिया में आकर इंडिया के साथ बात करेंगे, फिर पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। वो किसी को सबको नचाते रहते हैं और उनको नचाने में किस प्रकार से उसको डील करना है वो मैं समझता हूँ कि बहुत कम लोगों के पास वो कला है। सर, मैं और जब जानकारी आपके बारे में निकाल रहा था तो मुझे जानकारी मिली कि आपको विदेशी संबंधों के मामले में और विशेष रूप से चाइना के साथ आपका एक्सपर्टाइज रहा है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप वर्तमान सरकार में किसी ऐसे पद पर होते, जैसे विदेश मामलों के मामले मंत्री होते, आप इस वस्तुस्थिति को कैसे समझाते या कैसे हैंडल करते? आपका क्या टेक होता? जहाँ तक अमेरिका है, अमेरिका में वो भी डेमोक्रेसी है, हम भी डेमोक्रेसी हैं। उनको पता है कि हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हिंदू संस्कृति। और हम लोग उस समय लड़ रहे थे जब ये भी लड़ रहे थे ब्रिटिश से। तो बट वो उनका जो है
एक आयाम में सारी चीज़ होती हैं, वो है लेना देना। हमारी जो संस्कृति है उसमें भावना भी होती है, विचार भी होती है, कई चीज़ों में मिल करके दोस्ती बनती है। तो अमेरिका के साथ दोस्त बनना है तो वो अल्पकाल के लिए बन सकती है और फिर भूल जाना, फिर नई कुछ अल्पकाल आएगी उसमें जाना। तो अमेरिका के साथ एक तो झुकना नहीं चाहिए, फिर उनको उनकी सरकार को ये निश्चित तौर पर समझेंगे कि भाई इसको और भी दबा सकते हैं। मोदी ने उनके सामने झुका और इसीलिए मोदी का उन्होंने नचा दिया, नहीं तो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर क्या किया। वो अच्छे कितने थे, 12 लोगों को उन्होंने नंगा करके हमारे हिंदू के पत्नी के सामने उन्होंने एक एक को मारा, हमें बदला नहीं ले सके। शुरुआत हुई परंतु ट्रंप आ गया तो उन्होंने रोक दी। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करना चाहिए था। जो 4 हैं सबको पता है कौन से 4 हैं। एक ही रह जाएगा पाकिस्तान, वो है पंजाब, बाकी 3 तो चले जाएंगे। जा सकते हैं, जाने चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं, परंतु मोदी डर गया, नहीं किया उसने। जब आपको मौका मिली तो तब करना चाहिए था। ठीक है, मोदी जी डर गए क्योंकि उन्हें कोई अमेरिकी प्रेशर रहा होगा, उस पर भी हम आएंगे, मतलब उन सब विषय वस्तुओं पर आएंगे। पर चूंकि वर्तमान में जब भी हम विदेशी संबंधों को देखते हैं अपने बायनाकुलर से कि भाई हम इसको किन किन कंडीशंस पे डील करते हुए पाते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत को एक ही देश ऐसा दिखता है जिसके साथ एक्सपोर्ट करके इतना ज़्यादा बिलियन का लाभ होता है। और जब हमारे फॉरेक्स रिजर्व में बिलियंस ऑफ डॉलर की बात होती है तो ऐसी स्थिति में हमें उस देश को साध के चलना हो रहा होता है जिससे हमें लाभ हो रहा है व्यापार करके। ट्रंप शायद इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे ट्रेड डील्स में। मैं नहीं मानता। तो आप क्या मानते हैं? मैं तो मानता हूँ कि व्यापार में, लेन देन में आप ठीक से एक मार्केट की जो लेन देन की होती है वैसे आप करोगे तो अमेरिका आपके लिए साथ करेगा। वो चाइना के साथ करता है तो हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? दुनिया के 2/3 देश लगभग ऐसे थे जिस पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया। तो जब सब पर लगाया गया तो भारत को अलग से ट्रीटमेंट क्यों मिलना चाहिए था? क्योंकि हम दुनिया के नंबर 1 हैं संख्या में। इतनी बड़ी देश में जिसकी पूर्वज यानी एक इतिहास की मामला है, तो उसको बाकी देश के साथ हमारा अमेरिका नहीं कभी सोचेगी। हाँ, आप जाके उनके पाँव पर पड़ेंगे तो फिर वो तुम्हारे सिर पर जूता रखेंगे। आपका कहना ये है कि हमारी जनसंख्या को देखकर वो हमें प्रिविलेज्ड फील कराएं? नहीं, हमारी संस्कृति भी, ओके, जो संस्कृति है उसको बहुत मानते हैं। और वो उनको पता है कि जिस दिन हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा फिर हमें सबको झुकना पड़ेगा। हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा, ये वो परिप्रेक्ष्य है जिस समय हम उनकी इकोनॉमी को टक्कर देते हुए नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी, आपका मिलिट्री जो है, आप अमेरिका से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर दो, बलूची को 1 कर दो, हाँ, खैबर को 1 कर दो, हाँ, और ये 4 हैं, एक पंजाब को अलग कर दो, सिंध को 1, 4 कर दो, कर सकते थे जब इन्होंने आक्रमण किया हमारे ऊपर। लेकिन वो मोदी को कहा उसने, ट्रंप ने, इसने रोक दिया। किसको पूछकर रोक दिया? पार्लियामेंट को पूछकर? नहीं, किसी को नहीं पूछा, उसने रोक दिया। तो ऐसे डरपोक होंगे तो हमारी देश आगे बढ़ नहीं सकती। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने दुनिया में 8 युद्ध रुकवाए, उनका क्लेम है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध रुकवाया, अगर वो चलता रहता तो 35 मिलियन लोगों की लाइफ
इस स्टेक पर होती। तो क्या हमारी तो कितने बिलियंस हैं, उसमें मिलियंस की बात कर रहे हो। मतलब आप इस बात के पक्षधर हैं कि अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो लड़ने के लिए कितने लोग मरेंगे ये नहीं देखूंगा, उसकी ध्वस्त करने के लिए मैं काम करूंगा। आप समर्थक हैं कि ऐसे समय पे युद्ध नहीं रुकना चाहिए था, लास्ट तक चलना चाहिए था। बिल्कुल, पाकिस्तान उस समय तो टूट रहा था। वो तो मिलिट्री के लोग थे, वहाँ पाकिस्तान के लोग नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जो 4 प्रांत हैं पाकिस्तान के, वो सब अलग अलग होने चाहते थे। ठीक है, हम इस पाकिस्तान वाले मुद्दे को फिर से और डिटेल में डिकोड करेंगे। फिलहाल के लिए जियोपॉलिटिक्स में हम वापस से अमेरिका पर लौट रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में जो भी हालात बने हैं, फिर चाहे देश के अंदर एलपीजी से जुड़ी किल्लत हो, फिर चाहे पेट्रोल डीजल से जुड़ी दिक्कतें हों, सरकार प्रयास कर रही है कि उन्हें कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाए। लेकिन ये सही कहीं ना कहीं अमेरिका के इन खाड़ी देशों के साथ जो संबंध हैं उनका सीधा सीधा रिजल्टेंट है। आप अमेरिका के अच्छा बताएं। नहीं, पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना के बीच में बिजनेस तो बहुत तगड़ा चल रहा है। चाइना की बात नहीं, मैं खाड़ी देशों की बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ दोनों, एक तो कम्युनिस्ट है, दूसरा है डेमोक्रेसी, लेकिन उनके बीच में जो बिजनेस हो रही है वो तो हमारे से भी ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो कौन सी बात है यहाँ की हम उनको मक्खन लगाना चाहिए और उनको हम उनसे जो लेना चाहिए, ये सवाल नहीं है। यदि आप खड़े हो जाएं और डेमोक्रेसी होने के कारण चाइना को भी कह दें कि भाई तुम आओगे तो हम झुकेंगे नहीं। मोदी तो झुक दिया ना। तो अब चाइना है हमारे देश में, जो हमारी ज़मीन है, विवादास्पद ज़मीन नहीं, जो असली ज़मीन हमारे, जो पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना स्वीकार करते थे, उसमें वहाँ घुस गए हैं। और मोदी आज तक उसको पब्लिक में देने के लिए तैयार नहीं। मैंने कितना कहा, किसी ने सुना उसका? पार्लियामेंट में मैंने उस समय मैं पार्लियामेंट में था, मैंने उठाया, नहीं माना नहीं। कुछ कब कोई आता है, क्या मेरा मजाक उड़ाया उसने कि आते हैं जाते हैं, ऐसा कुछ कह के छोड़ दिया। वास्तव में हमारी जो कोई विवाद नहीं है हमारी ज़मीन में, उस ज़मीन को भी चाइना ने ले लिया है और आपको पता नहीं है। ये जो अभी जो कमांडर इन चीफ थे, रिटायर होकर आए हैं, उनसे मैंने मिला था, नरवणे साहब। हाँ, बट उनको हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। सर, लोगों में हिम्मत नहीं है बोलने की, और आप इस तरह बोल पाते हैं कि लोग सोचते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पूरा लाभ आपके पास है। ये कैसे मैनेज कर पाते हो? नहीं, देखिए, लोगों को आस्था होती है मैं ये बनूं वो बनूं, या मैं सोचता हूं कि मेरा कर्तव्य है काम करना, उसका फल भगवान दे देगा। सर, राजनीतिक हलकों में, क्योंकि छात्र में राजनीति से भी जुड़ा रहा हूं, ये भी चर्चा है कि 2022 से आपके पास कोई एक्टिव रोल नहीं है वर्तमान में। एक्टिव रोल किस में? पॉलिटिक्स में आपके पास पद नहीं है, राजनीति में पद नहीं है। पद नहीं है। पद के अभाव में आप सरकार को ट्रोल कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसी भूमिका है? क्योंकि नहीं, ये कष्ट दूसरों लोगों के लिए कष्ट होता है, पर मेरे ये तो कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि मैं बाहर काम कर रहा हूँ, दौरा कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। आरएसएस जो एक संगठन है वो हमें भाषण कराने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुत्व पर मैं जानता हूँ किस तरीके से पब्लिक को बोलना है। तो मोदी कुछ कर नहीं सकता, और मोदी का मैं हंसी मजाक उड़ाता हूँ। वो बाकी लोगों को तो तुरंत कुछ ना कुछ कर देगा। वही विधा जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस समय सबसे बड़ी चर्चा जो करते हैं कि आज के दौर में अगर कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल, ट्विटर अकाउंट कुछ भी ऐसा करे जो सरकार विरोधी प्रतीत भी होता हो, उसे रातों रात किसी ना किसी कानून के चलते रोक देने का माहौल रहता है। मैं जानता हूँ, लेकिन आप बेबाक तरीके से बोल पाते हैं। वो रेमेडी क्या है? मतलब ताकि जैसे आपने सिखाया कि लॉ पढ़ लो, तो लॉ पढ़ करके आप अपना केस लड़ सकते हो, तो स्वामी जी जब बोलते हैं तो उनकी कौन सी ऐसी रेमेडी है कि उनको डर नहीं लगता?
देखिए, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, परंतु मैं अपने को ब्राह्मण समझता हूँ। और ब्राह्मण का क्या है, लंगोटी पहन करके वो जाकर सरकार को गिरा देंगे। चंद्र चाणक्य क्या कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे बचपन से ये था कि भाई मैं तो प्राध्यापक रहूँगा, और प्राध्यापक नहीं होने देंगे तो फिर मैं बोलने लगूँगा। और मैं फिर भी छः बार पार्लियामेंट में जीत कर आया हूँ, और उसमें 3 बार लोकसभा, 3 बार राज्यसभा। राज्यसभा क्योंकि राज्यसभा में आराम है, ये परंतु सिद्ध करने के लिए मैंने 3 बार लोकसभा से जीत कर आया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ मैंने कर दिया है, और वो कोई रोक नहीं सका। तो मैं किस कारण से किसी के सामने झुकूं? जब झुके बिना मैं जो चाहता हूँ हो जाएगा। आज मुझे कोई पद नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, मोदी के साथ मैं पद में हूँगा। मैं मान लीजिए मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये मेरे सामने, मैं कह दूँगा कि ये आपको इकोनॉमिक्स पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। कोई कहेगा ऐसा? ये मैं मोदी को तो मुझे पता है कि जब मैं आरएसएस के जो भी वो मीटिंग्स करते थे, उसमें ये आकर मेरा गाड़ी ये चलाते थे। वहाँ से जानता हूँ उनको। हाँ, एयरपोर्ट आए और मोटर गाड़ी थी, उसने मोटर गाड़ी चली थी, मैं पीछे बैठा था। तो मैं वहाँ से जानता हूँ उनको। यह क्या कहेगा मुझे कुछ कर सकता है? वो भूमिका जो है और जो आत्मविश्वास है, इस मिलकर के कोई भी कर सकता है। परंतु बाकी लोग बचपन से हमें लोग समझते हैं कि भाई बच के जाओ, ये मत करो, वो मत करो। माँ बाप तो यही सिखाते हैं। आपने 3 बातें अभी जो आपने स्टेटमेंट दिए उसमें बड़ी कही। पहला, आपकी ब्राह्मण के रूप में भूमिका। दूसरा, अर्थशास्त्र के रूप में अगर आप अर्थशास्त्र के जुड़े हुए फाइनेंस मिनिस्टर रहते तो। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी से आपके संबंध। इन तीनों पे ही मेरे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं। हाल ही में यूजीसी का मामला बहुत हाईलाइटेड रहा, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? मैंने ध्यान नहीं दिया उसको। मैं आपको बताता हूँ। मामला था कि यूनिवर्सिटी में अगर जनरल कास्ट के किसी बच्चे के चलते किसी भी अन्य वर्ग से, चाहे वो ओबीसी से हो, एससी एसटी से हो, उन्हें ये फील होता है कि उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो उस विषय को लेकर यूनिवर्सिटी के जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनसे कंप्लेन कर सकते हैं। और उसका परिणाम ये निकलेगा कि डिसीजन टेकिंग बॉडी, अगर मैं आपको मतलब नटशेल में बता रहा हूँ कि वो डिसीजन टेकिंग बॉडी उस बच्चे को पढ़ने से भी बाहर कर सकती है, डीबार कर सकती है। ये ब्राह्मणों, राजपूतों, जैनों, जो जनरल पॉपुलेशन है भारत की, लगभग 33% जो सारी कास्ट्स में और उनमें मिलके निकाली जाती है, उनके खिलाफ प्रतीत हुआ और उसके चलते देश में बड़ा विरोध हुआ। ऐसे में बीइंग ए ब्राह्मण आप इसे कैसे देखते हैं? मैं ब्राह्मण होते हुए मैं सबसे बड़ा जो यानी जिसको कह सकते हैं कि भाई कैसा हो गया अम्बेडकर, ये कौन सा ब्राह्मण है? परंतु ब्राह्मणों से ज़्यादा उसने पुस्तकें लिखी है। और उसको कौन ब्राह्मण तो पैदा नहीं होता है, वो जो जिस काम करता है उससे ब्राह्मण बनता है। सब ब्राह्मण के विषय में कहा जाता है वो द्विज होता है, एक जन्म से, और ठीक है, वो द्विज हो सकता है। परंतु मैं कहता हूँ कि मेरे दिमाग में ब्राह्मण वो है जो सिर्फ पढ़ाई में और विचारों में, इसमें पैसा के लिए नहीं, पैसा के लिए वो हाथ बटा सकता है, सामने रख सकता है कि भाई पैसा दे दो मुझे, और उसको बुरा कोई नहीं मान सकता है। ज्ञान दे यानी पैसा देने के लिए ब्राह्मणों को वो एक यानी आपको इसको बहुत मानते हैं लोग, यानी प्राचीन काल में।
तो मैं कहता हूँ ऐसे ही करो। मेरे पास कहाँ पैसा है, मैं एक लेक्चर देता हूँ, लोग पैसा भेज देते हैं। मैं उनको नहीं कहता हूँ कि पैसा दो, नहीं तो मैं लेक्चर नहीं दूंगा। लेक्चर बुलाओगे तो मैं चले जाऊँगा, पर लोग फिर देते हैं। उनको भी पता है कि मैं कुछ महल नहीं बनाया, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। मैं चूंकि आप वर्तमान व्यवस्थाओं में ब्राह्मण की परिभाषा से कन्विंस नहीं हैं, इसीलिए शायद आप यूजीसी मामले पे बोलना भी नहीं चाहते। हाँ, किस वजह से? कि ब्राह्मणों या जनरल के खिलाफ ये कानून दिख रहा था, तो आपने नहीं, इसलिए ब्राह्मण कोई पैदा नहीं होता है मेरी राय में। तो आज की वो जो उसके गुणों में से ब्राह्मण बनता है। आज की जो कानूनी व्याख्या है, जिसमें सामान्य वर्ग जो शब्द यूज किया गया, मैं ब्राह्मण हटा के उसे सामान्य वर्ग में शिफ्ट करता हूँ, तब इस विषय पर आपने क्या विचार किया, या फिर आपने नहीं सोचा, आपने उसको नहीं, मैं सबको तो हिंदुस्तानी समझता हूँ। ठीक है, ब्राह्मण हो तो फिर पढ़ाई में रहो, क्षत्रिय है तो फिर मिलिट्री में जाओ, हाँ, वैश्य है तो फिर बिजनेस करो। आपकी नज़र में हिंदू की परिभाषा क्या है सर? हिंदू तो वो है जो तर्क पर वो करता है। उसको मुसलमान जैसे ये होना ऐसा नहीं है। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जिस पर आपको बिल्कुल शब्दों के अनुसार आपको उनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। आप विरोध भी कर सकते हैं, आप बहस भी कर सकते हैं। शंकराचार्य ने तो कितनी बड़ी बहस की थी, सारा देश में जाकर। जो पहले हमारे शंकराचार्य थे उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमारी सिस्टम में किसी को दबाती नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डॉक्टर ने किया, वो तो शेड्यूल कास्ट थे, पैदा हुए, परंतु टीचर तो उनका ब्राह्मण था। और उसको किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये हो वो हो, तुम यू आर बैकवर्ड क्लास, ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं। सनातन क्या है सर? सनातन धर्म, सनातन मीन्स all are equal, that's all सनातन मीन्स। सनातन और हिंदू कैसे अलग है? हिंदू तो मैं कह रहा हूँ ना, सबको मानता है। वो ये नहीं है, वो मुसलमान जैसा नहीं है, क्रिश्चियन जैसा नहीं है। वो कोई भी कहे मैं हिंदू, तो कहेंगे कि तुम्हें कोई पूजा वूजा नहीं करनी है, तो कह दो मैं हिंदू हूँ, तुम हिंदू हो। वो है असली हिंदू। मैं हिंदू हूँ, मेरे पास जनेऊ है, ये सब बकवास है। आप हिंदू हैं, इसके 5 गुण ऐसे जिससे कि लोग इसको रिलेट कर पाए कि हिंदुओं में ये होना चाहिए। एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कितना भी कठिनाई हो, पैसा ना हो, पर जितना आपने दिखाया और फिर घर में बैठ कर के पढ़ सकते, तो वो पढ़ाई होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी से डरना नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ऐसा मत बोलो, कहीं हम पीट देगा, कहीं रास्ते में पकड़ के। तो दूसरा ये है। तीसरा है कि आप विवाह करोगे तो एक ही से और किसी और से नहीं। और चौथा है कि अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा व्यवस्था करो। ये 4 हैं। 5वां भी बता दीजिए। खान पान, पहनावा, प्रथाएं, रिलीजियस ब्राह्मण कोई खान पान, जहाँ तक ब्राह्मण है उसको ब्राह्मण कहने के लिए वो सरल भोजन से रहेगा, और कपड़े में भी सरल ही होगा। उसमें शान बान कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम वापस लौटते हैं, वापस अपने मूल मुद्दे पे आते हैं। हम ट्रंप पर थे और ट्रंप से भारत के रिलेशंस की बात कर रहे थे। ट्रंप के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक हालात की बात कर रहे थे, टैरिफ के विषयों पर बात कर रहे थे। मैं फिर से आता हूँ, क्या आपको लगता है कि ट्रंप अमेरिका में जिस तरह चाइना के अंदर शी जिनपिंग आजीवन राष्ट्रपति बनने के लिए आवेदन करा चुके हैं और नियम बदल चुके हैं, लास्ट टाइम जब ट्रंप की सत्ता जा रही थी, बाइडन आ रहे थे, उस समय कैपिटॉल हिल पर एक बड़ी हिंसा हुई थी। क्या आपको लगता है इस बार जब ट्रंप जाएंगे उस समय कुछ वो
ऐसी अनिश्चितताएं अमेरिकी बाजार में पैदा कर दें कि वो भविष्य में दोबारा आने के प्रयास में कंसीडर की जाएं? नहीं, मैं अमेरिका में बहुत सालों में रहा हूँ और पढ़ाया हूँ, और हार्वर्ड में मैं पीएचडी किया, फिर मैं पढ़ाया, प्रोफेसर बना, फिर इंडिया को आया। तो मुझे, और फिर हर साल मैं तो एक सेमेस्टर के लिए जाकर पढ़ाता था। यहाँ के लोगों को जलन होती थी किसी तरीके से मुझे रोकने के लिए, बट वो रोक नहीं पाए, अमेरिकन उसको ध्यान नहीं दिया। मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका में कोई किसी से डरता नहीं है। हमारे बिकॉज ये अंग्रेज़, फिर मुसलमान एंड देन अंग्रेज़, इन्होंने हमारी जो मंशा है उसमें ज़रूर बहुत बड़ा बदल लाए, उसको बदलना चाहिए। मेरा क्या हो जाएगा? हम भी यहाँ लोग, ये ब्राह्मण लोग कहते हैं बच्चों को कि तुम एग्ज़ाम करो, उसमें बाबू बन जाओ। इस तरीके से मेंटालिटी जो है वो जाना चाहिए, लोगों को इंकरेज करना चाहिए कि भाई तुम इंजीनियर बनने बनो, तुम विदेश में जाकर पढ़ना चाहते जाओ, कितना हम कर सकते हैं हम करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं तुम्हें कहीं और रास्ता ढूंढना चाहिए। इस तरीके से लोगों को बढ़ाना चाहिए। अरे तो कहाँ जाएगा, विदेश में तुम्हारा बनेगा नहीं, ऐसे हीन भावना पैदा करने में हमारे लोग ज़्यादा हैं परिवारों में। वो हीन भावना किसी के में नहीं रखना चाहिए। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे मौका नहीं मिले तो अलग बात है, परंतु मैं ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई करने से कोई हंसेगा नहीं, इस प्रकार से बात है। तो आपको नहीं लगता कि ट्रंप की वापसी होगी? ये आपके नहीं, दो के बिना वो अतिरिक्त वो नहीं आ सकते। उनका तो ये लास्ट है। तो ट्रंप जिस तरह के हाल में बयान देते हैं, आप उन्हें लगातार सुन भी रहे होंगे। कल परसों ही उन्होंने भाषा की एक मर्यादा पार करते हुए ईरान के बारे में अपशब्दों का उपयोग अपने सोशल मीडिया पर किया। आप इसे किस तरह देखते हैं? वो ट्रंप है उसको आप बदल नहीं सकते, और चुनकर आ गया। अब उसकी और 1.5 साल बाकी है, उसके बाद छुट्टी, उसको फिर कोई याद नहीं रखेगा उसको। ओके, ट्रंप वर्तमान में 79 ईयर में हैं और पूरी दुनिया में जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनका भाव है कि मैं अपराजेय हूँ। उनके अंदर डर का कोई भाव नहीं, जो आप बता रहे हैं, निडरता का भाव है। ऐसी स्थिति को आप मानसिक स्तर पर कैसे ट्रीट करते हैं? क्या ये आपको लगता है कि सत्ता के कारण आया पागलपन है या कोई सोची समझी रणनीति? नहीं, वो तो सोचना और विचार करना वो तो है ही, परंतु वो बुढ़ा हो गया ऐसा तो आजकल 80 कुछ नहीं है। तो भारतीय राजनीति में 75 एक नंबर बना था, वो सब बकवास है। और मैं तो कहता हूँ मोदी को 75 भी बहुत ज़्यादा है। क्या है मोदी का, कौन सी ऐसी बात उसने की जिससे हम कह सकते हैं उसने देश को चमका दिया? कुछ नहीं, बस इधर गए उधर गए, विदेशों में गए, वो जो वहाँ अभी जो नंगा नाच की मामला आई थी उसमें भी थे। क्या था वो मामला, क्योंकि आपने उसे काफ़ी करीब से फॉलो किया है? हाँ, फॉलो किया है। उसमें क्या है, उसको वो यहाँ इंडिया में रहते हुए ही कई लड़कियों को भाग गए थे इंडिया से। मानसी सोनी, उसको ये छेड़ा, इतना छेड़ा जब ये चीफ मिनिस्टर था। अब वो ये प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद विदेश में भाग गई और उसका कोई पता ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं, ये तो जानवर है, इसको मैं मनुष्य भी नहीं मानता हूँ। आप 2014 में जब सत्ता में आई थी बीजेपी, से लेकर 2022 तक बीजेपी के अंदर सक्रिय भूमिका में थे। आपको एहसास कब हुआ और आपको अब एहसास हुआ, इसका अंतर कैसे आया? मैं ये कहता हूँ कि उस समय कांग्रेस को जाना चाहिए। जो भी दूसरे कैंडिडेट्स हमारे थे
सब किसी किसी बात में फंस गए। राजनाथ डर गया, नहीं नहीं मैं सिर्फ कोई मिनिस्टर बनने से काफ़ी है। बाकी लोगों का तो एक एक कोई कुछ नुक्स था जिसमें उनको हटना पड़ा। ये चीफ मिनिस्टर बने, उस चीफ मिनिस्टर में जितना प्रोपेगेंडा उसने किया उससे लोगों को लगा कि भाई इसने गुजरात को बहुत बदल दिया। कुछ ऐसा नहीं था। हमें यही था कि भाई कांग्रेस को दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सोनिया गांधी आएगी तो हमारे देश का बेड़ा गर्क होगा। तो इसीलिए किसी तरीके से इसको हराना चाहिए। यद्यपि मेरा मित्र था प्राइम मिनिस्टर उस समय, जब सरदार जी, वो इकोनॉमिस्ट था, हम उसको सालों सालों से जानते हैं। लेकिन उसकी पार्टी को हम दोबारा आना नहीं देना चाहिए, इसके लिए हम सब लोगों ने मेहनत किया। उसमें अडवाणी हो जाते, परंतु उन्होंने जाकर कह दिया कि पाकिस्तान ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऐसा कुछ कह दिया तो सारा देश उसके खिलाफ हो गई और कोई मिला नहीं। ये चीफ मिनिस्टर था तो ये बन गए। बनने के बाद उसके जो लोग सलाहकार बने सब सही नहीं थे और ये भी बिगड़ गया। आपको कब रियलाइज़ हुआ कि ये गलत रास्ते पर चले गए? वो तो मुझे पहले से ही पता था। मैं तो इसको, ये मेरा लगेज को उठाने के लिए आता था, गाड़ी चला के मुझे एयरपोर्ट से संघ कार्यालय ले जाता था। ये तो मैं तो इसको बहुत सालों से जानता हूँ। लेकिन आपके स्वर जो मुखर हुए वो हाल ही के दिनों में दिखाई दिए। नहीं, हाल ही के दिनों में मैं नहीं कह सकता हूँ, नहीं तो मैं मिनिस्टर बनता ना। मैं क्यों नहीं बना मिनिस्टर? क्यों नहीं बने आप? जो कंडीशंस मैंने दी वो माना नहीं उसने। उसको पता था फिर मैं डोमिनेट करूँगा। आपकी नज़र में वित्त मंत्री के लिए निर्मला सीतारमण जी कितना सही हैं? वो सीतारमण वित्त मंत्री है? अच्छा, ये तो मुझे नई बात है। वो तो सारे बाबू चला रहे हैं, ये क्या करती है? और इसकी जो भूमिका है उस पर मैं नहीं बोलूँगा। ओके। निर्मला सीतारमण जी और पी चिदम्बरम जी, दो वित्त मंत्री। चिदम्बरम मेरे क्लास में था जब मैं हार्वर्ड में था, तो इसी ने प्रचार किया था। मैं स्वामी का स्टूडेंट था, ये सब था, बाद में बदल गया। ये सेठों का बेटा है और जो मद्रास में किया उसने, उस कारण से हम कह सकते हैं कि इसका कोई नैतिकता नहीं है और इसीलिए मैं इसका कभी माना नहीं इसको। और उसकी रोज़ मजाक उड़ाता था। ये कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि उसको पता था। क्या किया इन्होंने मद्रास में? महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार, इलेक्शन में, एग्जामिनेशन में चीटिंग, क्योंकि ये सेठ का लोगों का था। मनमोहन सिंह जी आपके मित्र थे और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जब बात होती है तो पता चलता है कि उस ड्राफ्ट में आपकी भी भूमिका थी। तो उस भूमिका को आप कैसे देखते हैं और अगर था तो फिर आप उस पूरी प्रोसेस में उनके साथ क्यों नहीं रहे? नहीं, मैं तो कांग्रेस में जाने के लिए कभी तैयार नहीं था। सबसे ज़्यादा घनिष्ठ मित्र तो राजीव गांधी था मेरा। फिर इतने बार उसने कहा कि जब आ जाओ। मैंने कहा मैं सारा आपको सलाह दे रहा हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आऊँगा तो फिर लोग दुष्ट लोग दुनिया भर के जो करना है वो कर देंगे। बोफोर्स मामले में आपने नाम राजीव गांधी जी का ही लिया। मित्र थे तो कहाँ समझा नहीं पाए? नहीं, मैंने लिया तो उसने किया था। मैंने कहा था उसने किया था और मूर्ख है कि उसने किया, क्योंकि उसको तो कुछ मिला नहीं उसमें। ये सब सोनिया गांधी ले गई और सोनिया गांधी से शादी ही नहीं करना चाहिए था। अब मैं क्या बोलूं कि तुम क्यों शादी नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोल सकता था। पर आदमी बहुत अच्छा था और वो चाहता था कि हमारे हिंदुस्तान
बड़ा बने और ये करें वो करें, बट उसको करने नहीं दिया ये सोनिया गांधी ने। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप पुरानी यूपीए वर्सेस आज की एनडीए दोनों को किस तरह से एनालाइज करते हैं और किसे कहाँ पाते हैं? कौन सा पुरानी यू है? यूपीए 2014 से पहले, उसमें क्या वो कोई हमसे आज भी यानी मैं उनको दोनों में तुलना करूंगा तो मैं कहूँगा, आज भी मैं कहूँगा बीजेपी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बीजेपी में आरएसएस है तो बदल सकते हैं, उसमें तो कोई बदल ही नहीं सकता था। आपने 2G मामला हो, नेशनल हेराल्ड मामला हो, इन सभी मामलों में मुखरता से मुद्दों को उठाया और कहते हैं सत्ता परिवर्तन में 2G का बड़ा रोल भी रहा। ऐसे में आज जब आप बैठ कर के वर्तमान सरकार को देखते हैं, क्या आप इसको आर्थिक अपराध में कहीं लिप्त पाते हैं? इनको उतारने के लिए अभी उतारने के बाद कौन आएगा? ये तो आप ही बताएंगे, क्योंकि तो आप यूपीए और यूपीए के बाद वही मैं सोच रहा हूँ, रोज सोचता हूँ कि किसको करूँ, किसको। आम आदमी पार्टी के साथ बनता कोई नेतृत्व दिखता नहीं, कुछ नहीं, आम पार्टी वो तो उसको आम पार्टी जो। समाजवादी पार्टी तो है ही नहीं, कहाँ है समाजवादी पार्टी? इंडिया एज ए अलायंस, इंडिया एज ए अलायंस, गठबंधन कहाँ है? नहीं, गठबंधन बनाना करके, हाँ, गठबंधन करके सत्ता में आए। अभी उसके लिए मौका नहीं है, कहीं कुछ घटना होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रचार चल रही है जिसमें मोदी बहुत तेज़ है, उसमें मैं आज करूँगा तो कहेंगे भाई घर में बैठ के ही इसने कर दिया। कोई पब्लिक मुझे कहे कि भाई इसको उतार दो, तब मैं उतार दूँगा। कल अच्छे लोग प्रांतों में मुझे चिट्ठी लिख दें कि ये मोदी होपलेस है, इसको उतार दो, मैं उतार दूँगा। बट आज ऐसा कोई नहीं कहता है। लोकतंत्र में लोकप्रियता जन नेता की बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मोदी जी के साथ वो आज भी बरकरार है? नहीं, धीरे धीरे ऐसा आ रहा है। तो आपको उनका अल्टरनेट अभी नहीं दिखता है, इसीलिए अल्टरनेट कोई भी हो सकता है। ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम ने आपने सबका दिमाग खराब कर दिया। हो जाएगा, कोई आएगा तो किसको पता था कि नरसिम्हा राव इतने अच्छे प्राइम मिनिस्टर होंगे? कोई नहीं सोच सकता था। वो बन गए और उन्होंने वो चमके 5 साल के लिए। नरसिम्हा राव को कांग्रेस उचित सम्मान नहीं दिला पाई, ऐसे आरोप लगते हैं। आपका वो तो छोटा आरोप है। उन्होंने उसको मरवाने के लिए बहुत प्रयास किया, सोनिया गांधी ने। और आखिर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में मर ही गए थे। उसको पार्टी के ऑफिस में उसकी लाश लाने के लिए मना कर दिया उसने। कैसी औरत है वो? और वो क्या थी वो भी मैं जानता हूँ। किस तरीके से राजीव गांधी को लपेटा वो भी मैं जानता हूँ। और क्या उनके रिश्ते थे, क्योंकि राजीव गांधी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो रात को 2 बजे मुझे बुलाता था गाड़ी बेचकर। और वो एक विंसेंट जॉर्ज कोई एक था, उसको साथ लाके, और वो यही कहता था कि दिन में तो वो मुझे आपको मिलने दे नहीं देगी, ये सो गई तो मैंने बुला लिया आपको। तो आखिर में उसने मोदी यानी हमारे हमने जो सरकार बनाई वो उसने त्याग कर दिया था, नहीं तो वो खुद बन सकते थे। हम 50 लोग थे, उस 50 लोगों को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना दिया हमारा चंद्रशेखर। आप उस दौरान मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री? हाँ, सीनियर मोस्ट। हाँ। वो राजीव गांधी बहुत दुखी था कि प्राइम मिनिस्टर तो तुम्हें बनना था। मैंने कहा मेरे पास कोई एमपी नहीं है, उसके पास 60-70 हैं और इसलिए मेजॉरिटी बनाना आसान है। क्या है, नहीं अच्छा 1 साल के बाद मैं उतार दूंगा।
1 साल के बाद मोदी ने चंद्रशेखर ने उनको उतार दिया और इलेक्शन हो गई, उसमें मारा गया। वर्तमान समय में आर्थिक रूप से अगर बात की जाए तो चर्चा अडानी अंबानी की बहुत होती है, जब भी बीजेपी की होती है। लूट में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? लूटर है, सब लूटिंग चल रही है और कुछ नहीं, और किसी को हिम्मत नहीं है बोलने के लिए। अमेरिका ने हिंडनबर्ग नाम से एक मामला उजागर किया था। हिंडनबर्ग करके एक संस्था थी जिसने अडानी के ऊपर कुछ आरोप लगाए थे। तो आप उन्हें कितना सत्य के करीब पाते हैं? मैंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं कितने मैं करूँगा, सब जब मैं ही करूँ और कोई नहीं करेगा। तो वर्तमान में आज क्या मोर्चा चल रहा है आपका? मोर्चा तो ये सबके सामने है। जैसे आपने समय समय पे एक बार 2G का मामला उठाया, नहीं नेशनल हेराल्ड का मामला नहीं, यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये है वो है। तो वर्तमान कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसे आप नेशनल मुद्दा बनते देख रहे हैं? नेशनल मुद्दा यही है कि हमारे जो अर्थ प्रणाली है वो इंडिया का नंबर 1 के बराबर आना चाहिए, उसका ये है। क्या रास्ता होना चाहिए आपके अनुसार? अबॉलिश कर दो इनकम टैक्स, ठीक है, बस, और कुछ नहीं करना है। इनकम टैक्स अबॉलिश करने के बाद आगे का रोड मैप फिर क्या नहीं, हो? कुछ नहीं करना, फिर बाहर पब्लिक कर देगी, खुश होकर के ये काला धन सब बंद हो जाएगा और वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस इन्वेस्टमेंट में नौकरी बनेगी, बहुत कुछ होगा। ऐसे में जो सरकार वेलफेयर स्टेट के नाम से प्राप्त हुए टैक्स से, वेलफेयर स्टेट ऐसा बकवास है। क्या वेलफेयर स्टेट? सरकार को वेलफेयर स्टेट, हमें तो सरकार का वेलफेयर करना है। ये लोगों को मौका दो, लोगों को इनकम टैक्स में फंसाओ मत। लोगों के लिए जो टैक्स लगती है आम खरीदने के लिए या और कोई चीज़ जो महिला जाते हैं खाने पकाने के लिए, वो सब में टैक्स लगती है, सब निकाल दो। सरकार टैक्स कलेक्ट करके अस्पताल, रोड, अच्छा, बिजली, पानी, अच्छा, सेंट्रल अरे स्पॉन्सर्ड आपका तो बड़ा विश्वास है। ऐसा बजट कुछ से, नहीं होता है, allocation से दिखता आप है। अबॉलिश कर दो और कह दो कि हम होटल बनाने चाहिए तो थोड़ा दान दे दो, सब दे देंगे। कौन करेगा फिर ये काम? सरकार ने कोई टैक्स हटाया। ऐसा प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जिसको हिम्मत है, दैट्स ऑल। आज देश की एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो सरकार से प्राप्त अनाज से दो वक्त का भोजन वो करती तो है। वो तो जो भीख मांगते हैं उनके लिए है। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करे और उनको कहें, अब वो जो काम कर रहा है वो खेत में है, उसको जो भी सस्ते दाम में देना, उसको उसके लिए व्यवस्था करो। ये टैक्स वैक्स सब हटा दो। सरकार व्यवस्था के नाम पर टैक्स ही तो बताती है कि कर कलेक्शन करके हम अरे व्यवस्था ओ करते हैं। तुम सरकार को कहते हो तो तुम उस सरकार के साथ रहो जिस सरकार का मैं आपको चाहता हूँ। वो जब आएगी तब देखेंगे। आप व्यवस्था को समझा करके, क्योंकि जब भी मैं तो बात समझाता टैक्स हूँ की- रोज। क्या भाई, आप जानते नहीं हैं, कितने सालों से मैं कह रहा हूँ इनकम टैक्स को अबॉलिश करो। कोई मानता है? क्योंकि सब समझते हैं कि पद में आने के बाद इसको रखकर हम रगड़ेंगे। महात्मा गांधी जी कहते थे कि जब सत्ता के लिए पुलिस का इस्तेमाल होता है तो वो सत्ता लोकतंत्र सही रूप से नहीं बचती। आज आप कहते हैं कि सरकार को टैक्स के बिना रहना चाहिए। दोनों ही जगह कुछ कुछ कमियां थी। जब महात्मा गांधी जी कहते थे कि जनता खुद का शासन खुद करे, उन्हें हालांकि बाद में कहा गया कि आप अराजकतावादी हैं, अनार्किस्ट हैं, आप सरकार नहीं चाहते। वो मैं उसके पक्ष में मैंने आप नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आप सलाह दे रहे हैं वो सलाह ये है कि जनता खुद से वेलफेयर करे। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, मैंने ये कहा कि आप जो बाज़ार में वो खरीदते हैं उसको उस पर टैक्स होनी चाहिए, पर तो इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए। जीएसटी होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीएसटी नहीं, ये आप मार्केट में जाकर करिए, ये सब जीएसटी ये वो सब बकवास है। इनडायरेक्ट टैक्सेस होने चाहिए? नो, इंडिया से मैंने यही कहा ना। आप मार्केट में जाओगे तो दाम जो है खरीदने के लिए
उसके अंदर ही आपको टैक्स मिल जाएगी। तो ये इनकम टैक्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कौन देता है इनकम टैक्स, कितने लोग देते हैं, और वो वकील को ला कर के कितना देते हैं, जब कितना देना चाहिए। ये ठीक है, तो मैं अब इसको फाइनल स्टेज पर ले जाते हुए बात को, बस मैं आपसे कुछ शब्दों में ये जानना चाहूँगा कि आज की जो अर्थव्यवस्था है भारत की, उसे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? टैक्स हटाना एक आपकी तरफ से मोदी का सलाह है। छुट्टी करो पहले, मोदी की छुट्टी, और बस। ओके, तो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में? उन्हें 1 2 3 विकल्प मैं बोलूँगा तो फिर कि कोई दुखी होगा। अरे सर बोलिए ना, मतलब आप मैं नहीं बोलूँगा। ओके, मैं आपसे कुछ प्रतिक्रियाएं लेता हूं, उसके बाद में हम इस इंटरव्यू को यहीं रोकते हैं। मैं कुछ 10 राजनेताओं के नाम लूँगा, उन पर आपका वन शॉट स्टेटमेंट, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, वन लाइनर आंसर क्या है? नालायक। ओके, अमित शाह जी, अमित शाह चोर, योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ गुमराह है, राहुल गांधी, राहुल गांधी बच्चा है, अरविंद केजरीवाल जी, तो जानता नहीं हूँ कौन है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो तो पब्लिक बोले, आप बोले, मैं कैसे बोलूँगा। मैं हार्वर्ड का प्रोफेसर हूँ। ओके, मैंने शुरुआत में जानना चाहा था कि आप अपने बारे में क्या कहलाना पसंद करेंगे। हार्वर्ड में प्रोफेसर था, जो उन दिनों में कोई नहीं होता था, और मैं 2 नोबेल लॉरिएट के स्टूडेंट था जो मेरा जय जयकार करते थे। हाँ, और बड़ी दुखी थे जब मैं इंडिया वापस आ गया। मैंने कहा मैं नहीं यहाँ रहूँगा, मैं इंडिया में रहूँगा। तो आ सकता हूँ एक सेमेस्टर के लिए, माने 4 महीने के लिए, परंतु मैं इंडिया में रहूँगा। तो अखिलेश यादव जी, वो बच्चा है। ममता बनर्जी, गुड लेडी, अच्छी है, इच्छा है कि वो कुछ बड़ा करें, बट आखिर में लोग भी उसके अड़ंगा लगाने में बहुत हैं, बट उसको बहुत मानता हूँ मैं। उनके ऊपर अपीजमेंट के आरोप लगते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट के। मुस्लिम, उसके दिल में तो मुस्लिम अपीजमेंट है ही नहीं। मैं तो उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ओके, और उसकी बातों में से मैं कह सकता हूँ कि और क्या कर सकती थी, उसके बिना तो ये बाकी लोग उसको मार देते। सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी को या जेल भेजना चाहिए या वापस उसके देश में इटली भेजना चाहिए। मोहन भागवत जी, भागवत जी एक सूझबूझ के व्यक्ति हैं, परंतु आखिर में उनका सीमा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप कहा है कि हम आरएसएस सिर्फ हवा बनाने के लिए एक रूपरेखा देने के लिए हम हैं, हम किसी पार्टी में आने के तैयार नहीं। शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी पीएम, पाकिस्तानी, मैं उसको 4 टुकड़ा करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपका समय बहुत कीमती है, हमने आपका समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर।